जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ओडिशा आईएएस एकेडमी। मैं दानिश फराज एक बार फिर से आपके सामने इन्वायरमेंट का पार्ट 3 लेकर के आया हूं। और जिसने भी इन्वायरमेंट का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम एक ईवीएस का नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसको कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स। इससे पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का हमने पढ़ रखा था, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये सारे चीज़ हम लोग समझ रखे थे। आज हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, उस फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो था, उसके बाद न्यूट्रिएंट साइक्लिंग था। वही फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं जिसे हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। अच्छा, अब ये बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है देख लीजिए। दिस इज बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से बात हो रही है, जियो यानी अर्थ से बात हो रही है, केमिकल साइकिल्स, इस केमिकल में मतलब कुछ मिनरल्स वगैरह की बात हो रही है जहाँ पे कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, अब ये बायो जियो केमिकल साइकिल्स का इंपॉर्टेंस क्या है हम देखेंगे कि ये बेसिकली है क्या। ये मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एलिमेंट्स बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। अब क्या है, बायोटिक में और अबायोटिक फैक्टर्स में जो एक्सचेंज हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, उसी को हम कहेंगे यहाँ पे बायो जियो केमिकल साइकिल। अच्छा, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे डिफर करता है एनर्जी फ्लो से, तो याद रखेंगे कि एनर्जी फ्लो एक तरीके का यूनिडायरेक्शनल है, मतलब वो एक बार जब पास ऑन होता है तो वापस से रिवर्स नहीं हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, लिंडमैन्स लॉ क्या कहता है कि जब प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर जब कुछ उसको फीड करता है तो उससे क्या होगा, 90% एनर्जी लॉस्ट होगा प्लस 10% एनर्जी पास ऑन होगा। तो एनर्जी फ्लो में हम देखेंगे कि एनर्जी लॉस्ट होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, साथ ही साथ ये यूनिडायरेक्शनल होता है। लेकिन हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इस मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हम देखेंगे फ्रॉम द फिजिकल इन्वायरमेंट टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में जाएगा, फिर ऑर्गेनिज्म से वापस से इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो ये जो साइकिल है ना, ये जो चक्रव्यूह है, इसी को हम पूरा कहेंगे अभी बायो जियो केमिकल साइकिल। अच्छा, अब देखिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है ना आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दैट वेयर दे आर रिसाइकल्ड, ट्रांसफॉर्म्ड एंड रीयूटिलाइज्ड, उसको बार बार यूज करते हैं। इसको आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज डिफरेंस समझिएगा। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का मतलब वो अबायोटिक से बायोटिक, यानी अबायोटिक में जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा, जो भी मिनरल्स होगा वो बायोटिक में आएगा, बायोटिक से फिर उसको वापस से हम रिसाइकिल करेंगे, इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे। दिस इज अबाउट द बायो जियो केमिकल साइकिल्स। ओके, नाउ अब ये क्या साइकिल है हम देखेंगे कि अर्थ ऑब्टेन्स एनर्जी किससे, फ्रॉम द सन। ठीक है, विच इज रेडिएटेड बैक एज हीट, रेस्ट ऑल अदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए क्लोज सिस्टम। तो हम देखेंगे कि मेजर एलिमेंट्स क्या क्या है जो हम रिसाइकिल करेंगे। ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। ये सारा चीज जो है ना, ये सारा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कार्बन तो हम पूरे कार्बन से ही बने हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो भी है वो सब कार्बन से ही बना है। ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन को हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन आप देखेंगे हमारा जो जीन है, डीएनए वगैरह जो बना हुआ है वो किससे बना है, नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ है हमारा। ठीक है, प्लस हम देखेंगे ऑक्सीजन ना रहे तो हम तो जिंदा ही ना रहे भाई। ठीक है, फॉस्फोरस हड्डी के लिए बहुत मजबूत वाली चीज है। अच्छा, सल्फर भी देखेंगे, सल्फर का साइकिल कैसे काम आता है हमारा। ठीक है, चलिए, नाउ दीज एलिमेंट्स आर रिसाइकल्ड थ्रू दी बायोटिक एंड अबायोटिक। ये सारा चीज जो है रिसाइकिल आपको होता रहेगा, बायोटिक से अबायोटिक, अबायोटिक से बायोटिक, ये रिसाइकिल चलता रहेगा आपको। ठीक है, इकोसिस्टम में। अब ध्यान से समझिएगा, बायो जियो केमिकल साइकिल्स हम किसको कहते हैं। ठीक है, ये दो तरीके का होता है, एक होता है गैसियस साइकिल, दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल्स। गैसियस साइकिल में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन का साइकिल पढ़ेंगे, ऑक्सीजन का साइकिल पढ़ेंगे, नाइट्रोजन का साइकिल पढ़ेंगे और वाटर साइकिल भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल में क्या पढ़ेंगे, सल्फर, फॉस्फोरस,
कुछ रॉक साइकिल है, मतलब ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस और सल्फर। हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। अच्छा, ये गैसेस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल में फ़र्क क्या है? गैसेस साइकिल जो है एक परफेक्ट साइकिल है, मतलब ये जितना आएगा उतना चला जाएगा। लेकिन सेडिमेंट्री साइकिल जो ये परफेक्ट साइकिल नहीं है, ये इम्परफेक्ट साइकिल है। मतलब बायोटिक से लेंगे तो ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं सेडिमेंट में ब्लॉक हो जाएगा, हमारे अंदर कुछ दिन के लिए रह जाएगा। ये पूरा का पूरा कंप्लीट साइकिल नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। गैसेस साइकिल एक परफेक्ट साइकिल है और सेडिमेंट्री साइकिल जो है वो एक इम्परफेक्ट साइकिल है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब वाटर साइकिल, इजी पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली वाटर साइकिल बहुत आसान है, लेकिन इसमें कुछ कुछ टर्म्स हमको समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखिए, एक वर्ड है यहाँ पे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, इसको समझिएगा। सब्लिमेशन किसको कहते हैं? ठीक है, दिस इज सॉलिड आइस, यानी क्या, ये पानी का मॉलिक्यूल्स है। पानी सॉलिड में है, ठीक है। पानी से हम जब गैस में जाते हैं, ये जाना मतलब क्या हो गया? चेंज इन द स्टेट। एक वाटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमारा सॉलिड कर सकते हैं बर्फ के शक्ल में, लिक्विड कर सकते हैं पानी के शक्ल में, और उसको ज़्यादा गर्म करेंगे तो एवापोरेट भी हो जाएगा वो चीज़ हमारा, ठीक है। तो वो गैस भी बन सकता है। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करने को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। अच्छा, गैस से हम डायरेक्ट सॉलिड में क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डिपोजिशन। याद रखिएगा, क्या बोला हूं मैं? सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में हम उसको कहेंगे डिपोजिशन। याद रखिएगा इस चीज को। अच्छा, अब इस गैस से हम जब लिक्विड में जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाटर साइकिल को समझने के लिए, ठीक है। गैस से हम जाएंगे लिक्विड में, जब जाएंगे उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। अच्छा, इस लिक्विड से जब हम सॉलिड में जाएंगे तो उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, इस सॉलिड से आइस से हम जब लिक्विड में जाएंगे तो हम मेल्ट करेंगे, उसको कहेंगे मेल्टिंग। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या? सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस, डिपोजिशन, गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, मेल्टिंग, लिक्विड टू सॉलिड, फ्रीजिंग, ठीक है। गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन, लिक्विड टू गैस, एवापोरेशन। याद रखिएगा इसको, लिक्विड टू गैस, एवापोरेशन। प्लस वेपोराइजेशन भी हम एक टर्म्स यूज करते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है। ये दोनों में फर्क कुछ देर में देखेंगे हम लोग। चलिए, तो हम आपसे पूछें कि भाई अब तक हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने देखा कि भाई मेल्टिंग है, ठीक है। मेल्टिंग का मतलब सॉलिड टू लिक्विड, सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड टू गैस, एवापोरेशन का मतलब लिक्विड टू गैस, फ्रीजिंग का मतलब लिक्विड टू सॉलिड, कंडेंसेशन का मतलब गैस टू लिक्विड, डिपोजिशन का मतलब गैस टू सॉलिड, और वेपराइजेशन भी लिक्विड टू गैस ही होता है। लेकिन वेपराइजेशन और एवापोरेशन में क्या फर्क है? याद रखिएगा, एवापोरेशन इज ए स्लो प्रोसेस, ठीक है। कैसा? एवापोरेशन मतलब एक सूरज की रोशनी में हम देखेंगे कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा। जब पानी गर्म होगा इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म होगा तो थोड़ा और मॉलिक्यूल्स डिटैच होते वो वेपर में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, वो गैस में तब्दील हो जाएगा। तो जो सनलाइट से जो गर्म हो रहा है, आपको मैं एवापोरेशन बता रहा हूँ, सनलाइट से जो गर्म हो रहा है, ठीक है, वो बड़ा स्लो प्रोसेस है। जो लिक्विड से गैस बन रहा है उसको कहेंगे एवापोरेशन। अच्छा, व्हाट इज वेपोराइजेशन? हम क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे पानी को, बहुत खुद गर्म करेंगे, हीट देंगे तो हम देखेंगे कि पानी एक वक्त आएगा जब वेपर उड़ना शुरू हो जाएगा, यानी गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो उसको कहेंगे वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन और एवापोरेशन में फ़र्क क्या है? वो स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है। ये याद रखिएगा, दोनों एक ही चीज़ होता है। ये हम लोग खुद कर लेते हैं वेपोराइजेशन, गर्म करेंगे, हीट देंगे, वो गर्म होगा, और वहाँ पे एवापोरेशन होगा। अच्छा, एक और चीज़ है एवापोट्रांसपिरेशन, एक और चीज़ है, इसको याद रखिएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? एवापोट्रांसपिरेशन। अच्छा, अब ये एवापोट्रांसपिरेशन क्या है? इसको ऐसे समझिए, इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, एक है एवापोरेशन और एक है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं हम लोग? लास्ट क्लास देख लीजिएगा। ट्रांसपिरेशन बोलते हैं द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। जो पौधे में, प्लांट्स में जो पानी का लॉस होता है, पत्तों के जरिए जो निकलता है, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसपिरेशन, जो पानी जो निकलेगा वो भी सनलाइट के जरिए एवापोरेट होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है और एवापोरेशन भी हो रहा है, इसको हम कहते हैं एवापोट्रांसपिरेशन। चलिए,
अब अगर हम बात करें इस वाटर साइकिल की, इस वाटर साइकिल को हम कुछ यूं समझेंगे। यहां पे कुछ वर्ड है, देखिए, एवापोरेशन, सबलिमेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, रन ऑफ। ठीक है, मैं आपको आसानी से समझाने के लिए हम पहले बात करेंगे प्रेसिपिटेशन से। ठीक है, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? बारिश होना। ठीक है, चलिए, बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश जब होगी, देखिए, प्रेसिपिटेशन, बारिश जब होगी, ठीक है, तो क्या होगा? कुछ इसमें एब्जॉर्ब होगा, जमीन के अंदर जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, कहाँ जाएगा? हो सकता है ग्राउंड वाटर में चला जाए। ठीक है, तो जब बारिश होगी उसके बाद इनफिल्ट्रेशन होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? इनफिल्ट्रेशन होगा। बारिश जब होगी तो फिर इनफिल्ट्रेशन होगा। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया? वो डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द सरफेस। वो कैसा सरफेस है? अगर परमिएबल है तो चला जाएगा। ठीक है, अगर नॉन परमिएबल है तो ऊपरी से स्लोप के हिसाब से वो नीचे बहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब बारिश होगी तो क्या होगा? या तो वो अंडरग्राउंड चला जाएगा, जो हम कहते हैं ना ग्राउंड वाटर। हम देखते हैं कि भाई हर घर में मोटर वगैरह चालू करते हैं, तो मोटर से पानी कहाँ से आता है? ट्यूबवेल कहाँ से लाते हैं पानी? अंदर से ही लाते हैं हम लोग। ठीक है, वो पानी कहाँ से आ रहा है हमारे पास? वो रेन वाटर भी स्टोर हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन होगा, फिर इनफिल्ट्रेशन होगा। अच्छा, क्या सारा इनफिल्ट्रेट हो जाता है? बिल्कुल नहीं। जो इनफिल्ट्रेट नहीं होता है वो रन ऑफ होता है, वो बह करके किसी पानी में जाके मिल जाता है। ठीक है, वो रन ऑफ होता है। तो क्या बोला मैं? पहले बारिश हो रही है, फिर इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, यानी ग्राउंड वाटर बन रहा है। ठीक है, एक्वाफर बन रहा है, पानी जमीन के अंदर जा रहा है, और जो जमीन के अंदर नहीं अब्जॉर्ब हो पाता है, इनफिल्ट्रेट नहीं कर पाता है, वो रन ऑफ होता है, सरफेस रन ऑफ। ये देख लीजिए, ये रन ऑफ पानी में आके मिल रहा है। अच्छा, अब पानी यहाँ पे आ गया है हमारे पास। पानी आ गया तो उसके बाद क्या होगा? हम देखेंगे सूरज की रोशनी हमें हीट देगी। इससे क्या होगा? इससे एवापोरेट होगा, एवापोरेशन होगा। एवापोरेशन क्या था? लिक्विड से गैस। एवापोरेशन क्या है? लिक्विड से गैस प्लस ट्रांसपिरेशन, यानी यहाँ पे एवापो ट्रांसपिरेशन होगा हमारा, प्लस पौधों में भी इस, देखिए, ये जो इनफिल्ट्रेट होगा पानी प्लांट में भी जाएगा, प्लांट से जो ऊपर जाएगा, इस प्लांट से जो ट्रांसपिरेशन होगा ये भी एवोपरेट होकर ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए, एवोपरेशन होगा, ये एवोपरेशन का ऊपर जा रहा है, गैस ट्रांसपिरेशन का ऊपर जा रहा है। अब ये गैस ऊपर जाते जाते ऊपर में ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब जब ठंडा हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। देख लीजिए, कंडेंसेशन क्या बोल रहे हैं हम लोग? ये गैस लिक्विड में बदल रहा है, ये गैस इस क्लाउड के अंदर पानी के फॉर्म में, मॉइस्चर के फॉर्म में चला जाएगा। प्लस जब ये क्लाउड का पैकेट बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो फिर प्रेसिपिटेशन हमारा होगा। इसको कहते हैं हम वाटर साइकिल। ठीक है, तो देखिए, वाटर का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, जानते हैं। पानी, खाना अगर ना मिले 2 दिन तो चलेगा, लेकिन पानी अगर नहीं मिलेगा ना तो आप जी नहीं पाइएगा। ठीक है, तो ये है वाटर साइकिल, याद रखिएगा। जहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मेल्टिंग, सब्लिमेशन, एवोपरेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, डिपोजिशन, ये सब याद रखना है। जनरल साइंस में भी काम आएगा और ईवीएस में भी काम आएगा आपको। एवापो ट्रांसपिरेशन याद रखिएगा, पत्ते से जो पानी निकलता है दैट इज ट्रांसपिरेशन। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर दैट इज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, चलिए, ये था आपको वाटर साइकिल। ठीक है, जहां पे एवापोरेशन भी हो रहा है, ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, सबलिमेशन भी हो रहा है। अच्छा, सबलिमेशन कहाँ पे होगा? सबलिमेशन देखिए, सॉलिड से ले गैस। हम देखेंगे बर्फ भी जो है ना क्या होगा? मेल्ट होगा। जो मेल्ट होगा वो भी रन ऑफ होगा। वो बहुत ज़्यादा अगर बर्फ को गर्मी लगेगी अगर, तो क्या होगा? वो भी एवोपरेट करेगा, गैस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ वर्ड है जो वाटर साइकिल में काम आएगा। आप ये चार्ट देख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें, ये कुछ वर्ड है जो टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइट्रोजन साइकिल बड़ा ही इंपॉर्टेंट साइकिल है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि नाइट्रोजन साइकिल जो है क्या है? ये इट कन्वर्ट्स द अनयूजेबल इनर्ट नाइट्रोजन, मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है, आपको श्योर पता होना चाहिए कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कंपोनेंट जो अगर किसी गैस का है वो है नाइट्रोजन। लेकिन बदकिस्मती से नाइट्रोजन को हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
अब आइए हमारा आप कैसे यूज करेंगे नाइट्रोजन को वो देखेंगे, ठीक है। अब क्या बोला हूं मैं, ये नाइट्रोजन साइकिल क्या काम करेगा कि ये अनयूजेबल इनर्ट नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेंगे और यूजेबल फॉर्म में बनाएंगे। अब वो यूजेबल फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, ये हमारा N2 है, ये हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन उसको कहते हैं आप अनयूजेबल नाइट्रोजन को पहले आप यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब इस नाइट्रोजन को हम यूजेबल बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसके लिए? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? पहला स्टेप है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, कौन कौन करता है, देख लीजिए, इसको अच्छे से समझिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या हो गया? इनर्ट नाइट्रोजन जो यूज नहीं कर सकते हैं उसको यूजेबल फॉर्म में बनाना, ठीक है। अब कैसे बनेगा? आपको पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारा एटमॉस्फेरिक लेयर है, जिसमें हम कहेंगे ये अर्थ है हमारा, ट्रोपोस्फेयर है हमारे पास, ट्रोपोस्फेयर है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मेरा वर्ड समझिएगा, ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। मैं यहीं पर रुकता हूं। अब स्ट्रेटोस्फेयर में हमें पता होना चाहिए, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे ओपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे बीपीएससी हो, उनको बेसिक एकदम पता होना चाहिए कि इस स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास ओजोनोस्फेयर है। कौन सा लेयर है इसके अंदर? इसमें कौन सा लेयर है हमारे पास? ओजोनोस्फेयर है। और ये ओजोनोस्फेयर का काम क्या है ये पहले समझिएगा। ये ओजोनोस्फेयर का काम क्या है? ये एक थिक लेयर यहां पे बना के रखता है, ये एक थिक लेयर बना के रखता है। और सनलाइट जो आता है ना, सनलाइट से क्या आता है? यूवी रेज। इस यूवी रेज को ये प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अभी हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या बहुत सारे रीजंस की वजह से ये थिक लेयर जो है ना, ये थिक लेयर ये थिन हो रहा है और कहीं से ये यूवी रेज हमारे प्लैनेट में आ पहुंचता है, ठीक है। तो अगर यूवी रेज ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे तो हमें बहुत सारी डिजीज होने लगेंगी, जैसे स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है। लेकिन यही यूवी रेज के पास इतनी पावर होती है कि एक इनर्ट नाइट्रोजन को तोड़ सके, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक तरीका क्या है? एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन। अब इस एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन में क्या बोला मैं? यूवी रेज। ये यूवी रेज नाइट्रोजन को तोड़ देता है, पहला। दूसरा एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, ये जो थंडर एंड लाइटनिंग होता है ना, इसके पास भी इतना पावर होता है कि ये एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दे, यूजेबल फॉर्म में चेंज कर दे, ठीक है। तो दूसरा क्या है हमारा? लाइटनिंग। क्लियर है? अच्छा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? इंडस्ट्रियल प्रोसेस से। आपको पता होना चाहिए कि जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं वो फर्टिलाइजर्स क्या कहलाता है? NPK। वो फर्टिलाइजर्स क्या कहलाता है? NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिसको हम कैलियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन जो बनता है ना, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। क्या कहते हैं हम उसको? हम कहते हैं उसको हेबर्स बैश प्रोसेस। आप हेबर्स प्रोसेस भी लिखिएगा, काम बन जाएगा आपका, हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। तो हमको क्या पता चला कि इनर्ट नाइट्रोजन जो अनयूजेबल फॉर्म है उसको यूजेबल में इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी बनाया जा सकता है, अब बनाते भी हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? और हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करते हैं। बात समझ में आ रही है? हमारा पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें इस नाइट्रोजन को तोड़ करके हम लोग बनाते हैं अमोनिया या अमोनियम आयंस, ठीक है। ये यूजेबल फॉर्म होता है। अच्छा, हमने भी बात किया कि भैया एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन से होता है यूवी रेज और लाइटनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से होता है, हेबर्स प्रोसेस से होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से करता है, ठीक है। आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं।
जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। अच्छा, एक होता है हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाला, ठीक है। अगर हम बात करें कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से समझिएगा। फ्री लिविंग बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंटली रह रहा है, ठीक है। अब इस फ्री लिविंग बैक्टीरिया में आपको एक बैक्टीरिया तो मिलेगा एरोबिक कंडीशन में, प्लस एनारोबिक कंडीशन में भी मिलेगा। ये एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करेगा एयर की मौजूदगी में, दैट इज कॉल्ड एरोबिक, और जो इन द एब्सेंस ऑफ एयर करेगा उसको बोलेंगे एनारोबिक, ठीक है। एकदम ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, जो जिसको एकदम भी नहीं पता है उसके लिए भी आसान लैंग्वेज में बोल रहा हूं। एरोबिक का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यहां पे क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे एयर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये है। अच्छा, अब एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया में एरोबिक बैक्टीरिया का नाम बताइए जो नाइट्रोजन से अमोनिया और अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर रहा है। उसका आंसर होगा आपको एज़ोटोबैक्टर। क्या है, एज़ोटोबैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब हम कहेंगे आपसे कि भैया एक एनारोबिक का नाम बताइए। आप वीडियो पॉज करके कमेंट्स में जरूर बताइएगा इसके अलावा भी कोई है या क्या नहीं है, ठीक है। चलिए, एनारोबिक में बात करेंगे तो हम कहेंगे क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। अब ये आप जो भी एग्जाम दीजिए, ये क्वेश्चन ना जनरल साइंस में भी ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का नाम बताओ जो एरोबिक कंडीशन में दे रहा हो या एनारोबिक कंडीशन में दे रहा हो, ठीक है। अच्छा, और कोई एक नाम अगर हम कहें तो इसको हम कहेंगे रोडोस्पाइरिलियम, ठीक है, रोडोस्पाइरिलियम। तो ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो अकेला रहता है और अकेला नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक से पकड़ करके वो यूजेबल फॉर्म में बना देता है और वो अमोनिया या अमोनियम आयन में बनता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे सिम्बायोटिक में, यानी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, याद कीजिए पिछले लेक्चर में म्यूचुअलिज्म बताया मैं, एक दूसरे का फायदा पहुंचाना। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अब दाल का प्लांट ले लीजिए, दाल जो उगता है, दाल जो होता है ना, उसमें जो रूट्स होता है ना, उसको बोलते हैं लेग्यूम्स, जो बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट इसको बोलते हैं, जैसे लेग्यूम्स होता है, ठीक है। अब ये लेग्यूमिनस क्या होता है, ये एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है। जैसे इसके एग्जांपल हम बात करें कि लेग्यूमिनस प्लांट के साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशन बनता है वो राइजोबियम का बनता है, वो बनता है राइजोबियम का। अच्छा, कैसे बन रहा है उसको भी देख लीजिए। क्या बोला मैं, लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस राइजोबियम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे बन रहा है। राइजोबिया जो है ना, राइजोबिया ये एक बैक्टीरिया है, ये सप्लाईज को क्या करेगा, ये सप्लाईज को करेगा अमोनिया, क्योंकि ये कैसा बैक्टीरिया है, कैसा है, ये सिम्बायोटिक वाला है, ठीक है। तो राइजोबियम इसका एक एग्जांपल है, याद रखिएगा। तो राइजोबियम क्या करेगा, इस लेग्यूमिनस रूट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में ये एमोनिया देगा। अच्छा, एमोनिया यूजेबल फॉर्म है, प्लांट्स डायरेक्ट N2 यूज नहीं कर सकता है, ठीक है, तो यूजेबल फॉर्म्स है, तो राइजोबियम इसको एमोनिया देगा। अच्छा, और एमोनिक एसिड देगा, ठीक है, या इसको बोलेंगे हम अमाइनो एसिड देगा। और आपको पता होना चाहिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स वो अमाइनो एसिड ही है, ठीक है। अच्छा, इसके बदले में राइजोबियम क्या रिसीव करेगा लेग्यूमिनस प्लांट से, कार्बन यूज मिलेगा इसको, ठीक है। इन रिटर्न ये रिसीव करेगा ऑर्गेनिक चीज कार्बन, ठीक है, और एनर्जी इसको मिलेगा। तो लेग्यूमिनस प्लांट से क्या मिल रहा है, कार्बन प्लस एनर्जी। तो ये हुआ ना सिम्बायोटिक रिलेशन, ये इसको दे रहा है, इसके रिटर्न में ये इसको दे रहा है। इसी तरीके से ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे तो इसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे राइजोबियम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये है राइजोबियम। अच्छा, कुछ साइनोबैक्टीरिया भी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया आपको ओशन में कन्वर्ट करेगा, ये समंदर की बात कर रहा हूं मैं, ओशन में करेगा, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल हम देंगे आपको, नॉस्टॉक एनाबेना, नॉस्टॉक
एनाबेना, स्पाइरुलिना, ठीक है। तो ये मैं अभी आपसे बात कर रहा था नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, ठीक है। अब समझ लीजिएगा, N2 से हम अमोनिया बना रहे हैं और अमोनियम आयन्स बना रहे हैं जो कि एक यूजेबल फॉर्म है। तो पहला स्टेप है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए मैं इसको अगर छोटा करके अब बताऊं कि मैं कहां पे था अभी, हम थे यहां पे कि N2 से हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। N2 से हम बना रहे हैं अमोनिया और अमोनियम आयन जो कि यूजेबल फॉर्म है, ये याद रखिएगा। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। कितने तरीके से हुआ? हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ, ठीक है, प्लस इंडस्ट्रियल प्रोसेस से हुआ, प्लस हम देखेंगे हमारा एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन से भी हुआ। क्लियर है? अच्छा, अब पहले से ही तो कोई प्लांट वगैरह मौजूद होंगे, ठीक है। जैसे मान लेता हूं कि कोई प्लांट्स वगैरह है यहाँ पे और कुछ एनिमल्स वगैरह है, ठीक है, एनिमल्स वगैरह है। तो ये डेड करेगा, ये डीके करेगा। तो इसके पास क्या होगा? इसके पास यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, इसके पास यूरिक एसिड होगा, ठीक है। यूरिया नाइट्रोजनी कंपोनेंट तो है। तो ये क्या बोल रहा हूं मैं, डेड डीके जो हो रहा है ना, डेड डीके हो रहा है, इसके पास खुद भी यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा। हम ह्यूमन बींग को भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड ही तो है यूरिक एसिड, और क्या है, ठीक है। तो ये जब डेड डीके करेगा तो हम देखेंगे ये यूरिक एसिड ये कन्वर्ट होता हुआ हमको दिखेगा अमोनिया अमोनियम आयन में। इसको हम कहते हैं एमोनिफिकेशन। तो बच्चों एमसीक्यू क्या मिल रहा है आपको? एमोनिफिकेशन किसको कहते हैं? यूरिया और यूरिक एसिड से अमोनिया या अमोनियम आयन बनना, इसको हम कहते हैं एमोनिफिकेशन। क्लियर है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, एमोनिफिकेशन से क्या बन रहा है? अमोनिया या अमोनियम आयन बन रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या करना हमको? इस एमोनिफिकेशन से ये प्रोडक्ट हमको मिलता हुआ दिख रहा है। अब इस अमोनिया और अमोनियम आयन का हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे और हम इसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट्स में। किसमें? हम कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट्स में। नाइट्राइट याद रखिएगा, किसमें? नाइट्राइट्स। अच्छा, अब नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अच्छा, अब ये नाइट्रिफिकेशन कौन कर रहा है? ये कर रहा है नाइट्रोसोमोनास। कौन कर रहा है? नाइट्रोसोमोनास। ये बैक्टीरिया का नाम है। नाइट्रिफिकेशन कौन कर रहा है? नाइट्रोसोमोनास। और कौन कर रहा है? नाइट्रोकोकस। तो नाइट्रिफिकेशन बोलते किसको हैं? नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं अमोनिया या अमोनियम आयन से नाइट्राइट्स बनना, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्राइट्स ही नहीं बल्कि फर्दर ये होगा नाइट्रिफिकेशन, यानी और ऑक्सीडेशन इसका होगा, और एक बार ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये बन जाएगा नाइट्रेट। और ये पूरा यूजेबल फॉर्म है, एकदम भरपूर यूज कर सकते हैं इसको, नाइट्रेट्स को, ठीक है। तो ये नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय विद द हेल्प ऑफ ए बैक्टीरियम। उसको हम कहते हैं नाइट्रोबैक्टर। ठीक है। अच्छा, अब आप समझिएगा, ये नाइट्राइट्स एकदम यूजेबल फॉर्म में है। अब ये बैक्टीरिया इसको चेंज कर दिया। अब ये क्या होगा? ये जो प्लांट मैंने यहां पे बनाया है, प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट होगा वो इसको लेगा, ठीक है। इस लेने का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। इसको क्या कहेंगे हम? एसिमिलेशन। बात को समझिएगा, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लिए, अमोनिया बनाए, अमोनियम आयन्स बनाए, ठीक है। ये प्रोसेस हमने डिस्कशन कर लिया। अमोनिया से हम क्या कर रहे हैं? नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं, और नाइट्रिफिकेशन से हमको क्या मिल रहा है? नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, जो यूजेबल फॉर्म है, ठीक है। प्लस ये कुछ प्लांट्स जो डेड कर रहा है उसके पास भी यूरिया यूरिक एसिड है। ये यूरिया यूरिक एसिड जो कन्वर्ट किया जा रहा है बाय द बैक्टीरियाज वगैरह सब, तो उसको बोलेंगे अमोनिफिकेशन, यानी अमोनिफिकेशन यूरिया यूरिक एसिड कन्वर्टेड टू अमोनिया अमोनियम आयन्स। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन में हमको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स मिल रहा है, और ये नाइट्रेट्स जो है प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, पेड़ पौधा में जा रहा है, और इस प्लांट को कोई एनिमल खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर
फूड चेन का हिस्सा बन रहा है नाइट्रोजन, तो वो नाइट्रोजन भी हमारे बॉडी में जो फूड चेन से जो होके गुजर रहा है वो सब के पास नाइट्रोजन है, यानी हमारे बॉडी में भी नाइट्रोजन है। और ये भी समझिएगा एक तरीके से कि ये नाइट्रोजन जो पेड़ पौधा में भी है, जो यूज कर रहा है, वो जब डेड करता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन उसमें रहता है। अब वो डेड किया हुआ फॉसिल्स बनता है, फॉसिल्स बन करके उससे कोयला वगैरह भी बनता है, तो कोल में भी नाइट्रोजन कंपोनेंट मौजूद रहता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, कोल में भी नाइट्रोजन कंपोनेंट मौजूद रहता है। कार्बन तो मिलेगा ही आपको, जलने से कार्बन भी निकलेगा, सल्फर भी निकलेगा, ठीक है, निकलेगा, लेकिन नाइट्रोजन का भी कंपोनेंट वहां पे आपको मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई बहुत सारा नाइट्रेट प्लांट्स वगैरह एसिमिलेट करता है, एसिमिलेशन होता है। अच्छा, सब तो नहीं कर सकता है, तो जिसका नहीं होगा एसिमिलेशन उसका क्या होगा, उसका होगा वो वापस से जाएगा एटमॉस्फेयर में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इसको मैं बीच में ला के दिखाता हूं आपको अच्छे से, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन। अच्छा, अब ये डीनाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कुछ करेंगे, ठीक है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करेंगे, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है बच्चों स्यूडोमोनास। उसका नाम है बच्चों स्यूडोमोनास। ये देख लें क्या नाम है, थायोबैसिलस। थायोबैसिलस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझना होगा। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, ये थायोबैसिलस हो गया, सीडोमोनास हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया आप देखेंगे तो बहुत सारे नाम मिलेगा आपको, ठीक है। तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, नाइट्रेट से कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन में, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, अमोनिया या अमोनियम आयन से कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट में। अमोनिफिकेशन में क्या हो रहा है, यूरिया से यूरिक एसिड से कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया या अमोनियम आयन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन से कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया या अमोनियम आयन में। आई होप ये साइकिल आपको समझ में आया होगा। देखिए ये एसिमिलेशन हो रहा है प्लांट्स के द्वारा, ठीक है, इस प्लांट से फूड चेन में एक एंट्री कर रहे हैं पूरा, प्लस इसका डीके हो रहा है तो फिर ये अमोनिया बन रहा है, तो ये साइकिल जो है ना पूरा कंप्लीट आपको दिखता हुआ मिलेगा। ये है आपको, ये है, इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रोजन साइकिल। ये याद रखिएगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पे ये बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा, लेकिन जो मैंने समझाया है वो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे प्लांट्स का जो है ना डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर रहा है, एरोबिक में भी एनारोबिक में भी ये डिकम्पोज कर रहा है। इसको मैं थोड़ा छोटा करके दिखाऊं अगर मैं, देख लीजिएगा। देखिए नाइट्रेट्स बना, क्लाउड देखिए लाइटनिंग हुआ, लाइटनिंग से हमको क्या हो रहा है, पूरा टूट रहा है। प्लस हम देख रहे हैं कि जो नाइट्राइट्स बना हुआ हमारा, नाइट्राइट्स ये देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से होता हुआ फिर हमको अमोनिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है, यहाँ से अमोनिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है, प्लस नाइट्रेट्स का भी एसिमिलेशन देखने को मिल रहा है हमको। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से नाइट्राइट्स बन रहा है हमारा, ठीक है। तो जो मैं बताया हूँ वही चीज़ यहाँ पे है, आप उसको पॉज करके इसको देखने से अच्छा जो मैंने बताया हूँ वो देख लीजिएगा, वो बहुत क्लियर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। ये चीज़ मैं आपसे अभी नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात कर रहा था, जो भी मैंने बताया वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम से आप बैठ करके नोट कर सकते हैं, पर आप चार्ट भी बना लीजिएगा ना तो भी क्लियर है किसी भी एग्जाम के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लीजिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको कहते हैं पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ऊपर में चेंज हो रहा है हमारा, वो सारा कुछ लिखा हुआ आपको यहाँ पे मिलेगा। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, यानी माइक्रोब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं, एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम वगैरह सब यहाँ पे लिखा हुआ। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, प्लस एमोनिफिकेशन हो रहा है। एमोनिफिकेशन देख लीजिएगा, आपको आराम से देख लीजिएगा, जो मैं बताया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉज करके देख लीजिएगा। प्लस नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या हो गया भाई, ये अमोनिया से कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट्स में, तो पहले नाइट्राइट्स में होगा फिर नाइट्रेट्स में होगा, ऑक्सीडेशन होते होते, ठीक है। ये कुछ लिखा हुआ है, प्लस नाइट्राइट से नाइट्रेट्स ये पूरा लिखा हुआ है, आपको कुछ रिएक्शन की ज़रूरत भी नहीं है। फिर हम देखेंगे एसिमिलेशन हो रहा है, पेड़ पौधा ले रहा है उसी चीज़ को एसिमिलेट कर रहा है। फिर हम देखेंगे डीनाइट्रिफिकेशन से फाइनली मेक देयर वे बैक टू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये है नाइट्रोजन साइकिल, ये है परफेक्ट साइकिल, ठीक है। चलिए अब नाइट्रोजन साइकिल क्यों पढ़ते हैं हम लोग ईवीएस के अंदर, क्यों इंपॉर्टेंट है,
ये नाइट्रोजन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इकोसिस्टम में, इस इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में। देखिए जैसे क्लोरोफिल का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, पत्ते में होता है, क्लोरोफिल के वजह से हरा होता है। इस क्लोरोफिल का जब आप फॉर्मूला देखिएगा ना तो देखिएगा 4 एटम नाइट्रोजन है और 1 जो है मैग्नीशियम है जो हरा कर देता है उसको। असल में क्या बोल रहा हूं मैं, 4 एटम नाइट्रोजन मिलेगा इसके अंदर, इस क्लोरोफिल के अंदर। मतलब एसेंशियल पिगमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल ऐसा चीज है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। प्लस ये नाइट्रोजन साइकिल helps the plants to manufacture chlorophyll from the compound of nitrogen। तो नाइट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल के फॉर्मूला देखिएगा आप तो उसमें से आपको नाइट्रोजन कंपोनेंट भी मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। तो नाइट्रोजन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सोच लिए क्लोरोफिल ना हो तो फिर फोटोसिंथेसिस ना हो। दूसरा, सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स नीड नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स नहीं मिलेगा तो बंदा मतलब प्लांट्स सर्वाइव ही नहीं करेगा, ग्रो भी नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जब अमोनिया बनता है ना तो हम देखे थे एक एमोनिफिकेशन होता है। अब ये एमोनिफिकेशन कौन कर रहा है भाई, डेड डिकम्पोजर ही तो कर रहा है उसको, यूरिक एसिड को कन्वर्ट करके नाइट्रोजन में अमोनिया में बदल दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ये इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सॉइल में दे रहा है बना करके। ये नाइट्रोजन साइकिल का इंपॉर्टेंस है। अच्छा, एनरिच द सॉइल, नाइट्रोजन तो एक फर्टिलाइजर की तरह ही काम करता है, मिलेगा तो एनरिच करेगा। अच्छा, और सेल्स, टिश्यूज, लिविंग ऑर्गेनिज्म में के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। प्लस जो अमाइनो एसिड की बात करते हैं, प्लस जो हम डीएनए वगैरह की बात करते हैं, डीएनए आरएनए की बात करते हैं, उसमें न्यूक्लिक एसिड वगैरह जो होता है, प्रोटीन्स वगैरह जो हमको खाना लेते हैं, वो सब किससे मिलता है बच्चों, वो सब नाइट्रोजन से मिलता है। तो बिना नाइट्रोजन के आप लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट। इतना इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बचपन से सुनते हैं, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। हमारे जीन में, डीएनए आरएनए में नाइट्रोजन कंपोनेंट है। प्रोटीन खाते हैं हम लोग, नाइट्रोजन कंपोनेंट है। पेड़ पौधों को जीने के लिए नाइट्रोजन कंपोनेंट चाहिए, नाइट्रेट्स वगैरह चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में जो गैसेस साइकिल्स है उसमें हम लोग करेंगे अब कार्बन साइकिल। अच्छा, कार्बन साइकिल क्या है, बड़ा ही इजी है कार्बन साइकिल। अगर हम कार्बन साइकिल को स्टेप बाय स्टेप दें, फोटोसिंथेसिस होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एटमॉस्फेयर से क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है। इसके बदले में ये क्या छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब तक आएगा नहीं तो ऑक्सीजन भी बनेगा नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो देखिए, प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस में काम आता है। प्लस ये कार्बन क्या काम में आता है, इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी इन दीज प्लांट्स। अब ये प्लांट्स में जब कार्बन चला गया तो उसको तो भाई एनिमल फीड करेगा ना, और जब एनिमल फीड करेगा तो ये कार्बन कंपोनेंट उसके बॉडी में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्लांट से बॉडी में कार्बन फूड चेन के जरिए एंटर कर गया। अच्छा, यही प्लांट और एनिमल जब डाई करेगा तो क्या होगा, दे स्टार्ट टू डीके, वो फिर डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा। तो इस प्रोसेस में द कार्बन फ्रॉम देयर बॉडीज इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। याद रखिएगा एक चीज को अच्छी तरीके से, डीके जब होता है ना, डिकम्पोज होता है ना, तो कार्बन निकल जाता है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है, मैं आपको दूंगा क्वेश्चन याद। फिर से मैं कह रहा हूं, डिकम्पोज जब होता है ना तो कार्बन निकलता है। प्लस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन की मदद लेता है बैक्टीरिया वगैरह सब, बैक्टीरिया फंजाई। डिकम्पोज जो किया जाता है ना, वो किस गैस से हेल्प ले रहा है, वो ऑक्सीजन से हेल्प ले रहा है। और जब डिकम्पोज हो जा रहा है तो रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कंपोनेंट रिलीज हो रहा है। ये याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ये छोटी छोटी बात एमसीक्यू बनेगी। प्लस फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड। जब पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा दबा हुआ रहता है तो फॉसिल्स बनता है, उससे फ्यूल बनता है। प्लस हम देखेंगे वही चीज़ लिखा हुआ है, बरीड अंडर द ग्राउंड। और प्लस मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी काम आता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी काम आता है कार्बन का कंपोनेंट, ठीक है, जहाँ पे रिलीज करते हैं। खैर,
अब फॉसिल फ्यूल्स हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं भाई? पावर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट देयर होम्स। तो ये सब किससे हो रहा है? कार्बन साइकिल से हो रहा है। तो कार्बन साइकिल कैसे आ रहा है? प्लांट लिया, प्लांट को खाए, प्लांट डिके किया, प्लांट और एनिमल डिके किया, वापस से रिलीज बैक हो गया। दिस इज अ नॉर्मल साइकिल। यहां पे आपको एक चीज याद रखिएगा, आपको कार्बन साइकिल एग्जाम में पूरा नहीं पूछेगा। कार्बन साइकिल में यूजेज यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है वो पूछेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला कि डेड डिकम्पोज जब होता है तो कार्बन निकलता है, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन निकलता नहीं है, वो लेता है। ये छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये है कार्बन साइकिल। अब ये एटमॉस्फेयर में आप देख सकते हैं, जैसे बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में है। तो क्या हो रहा है? टेरेस्ट्रियल में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अच्छा, इस फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, लिया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। ये ऑक्सीजन फिर काम आ रहा है रेस्पिरेशन में, प्लस डिकम्पोजिशन में, ठीक है, प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस एक्वाटिक फूड चेन में भी हो रहा है। यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है, यहां पर भी डीके हो रहा है, ठीक है, यहां पर भी कैल्केरियस सेडिमेंट यानी डीके का जो बन रहा है, प्लस हम देखेंगे जो डेड हो जाता है, डेड डीके हो जाता है, तो हम लोग को पता है डेट्रिटस फूड चेन होता है, जहां पे डेड डीके से वापस से स्टार्ट होता है हमारा। खैर, हम देखेंगे कि ये सब ऑर्गेनिक सेडिमेंट जो है ना, ये फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बन के देता है, ऑयल्स एंड गैसेस निकाल के देता है, कोल्स वगैरह निकाल के देता है, हमें कोल्स वगैरह निकाल के देता है, प्लस कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये फिर वापस से एटमॉस्फेयर के ऊपर में चला जाता है, प्लस जंगल का जलना, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, फ्यूल, वुड एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस, ये सब हमको कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में जाता हुआ दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन साइकिल भी बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। क्या है? पहला स्टेप में प्लांट्स गिव्स आउट ऑक्सीजन। अभी मैंने बात किया कि भैया फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है, और हम लोग उसको लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं रिस्पिरेशन के लिए, ठीक है, रिस्पिरेशन के लिए। फिर वो जब लेते हैं तो इससे वो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पिरेशन में जो निकल रहा है, क्या बोला हूं मैं? रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये फिर से फोटोसिंथेसिस में काम आ सकता है, ठीक है, यही साइकिल है। लेकिन ठहरो जरा, यहां पे क्या समझना है आपको, साइकिल आपसे एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। इस ऑक्सीजन का यूजेज क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लीजिए। यूजेज क्या होगा, अच्छे से समझिएगा। रेस्पिरेशन में यूज कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से, रेस्पिरेशन में यूज कर रहे हैं। लास्ट टाइम ये बोल रहा हूं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, प्लस डिकम्पोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिकम्पोजर जो डिकम्पोज कर रहा है ना, उसको चाहिए ऑक्सीजन, उसको डिकम्पोज करने के लिए, याद रखिएगा, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। प्लस जलने में मदद करता है, रस्टिंग, आप लोहा को छोड़ दीजिए, ऑक्सीडेशन होगा तो वो रस्ट हो जाता है। तो ये रस्टिंग वगैरह सब हो रहा है, एक्सपोज टू एयर हो रहा है। तो मेन दो चीज इंपॉर्टेंट है ईवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, डिकम्पोजिशन, रेस्पिरेशन, कंबशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये था कुछ ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। अच्छा, अब आइए फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल में अब ये एक सेडिमेंट्री रॉक साइकिल है। क्या है? सेडिमेंट्री रॉक साइकिल है, जो कि इम्परफेक्ट होता है, पूरा का पूरा फॉस्फोरस वापस नहीं जाता इन्वायरमेंट में। अब बायोटिक से बायोटिक, बायोटिक से बायोटिक, यही तो साइकिल है। क्या है? इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। अब ये फॉस्फोरस कोई आसमान में नहीं है, ये लिथोस्फेयर में ही तो है। लिथोस्फेयर में कोई पत्थर होगा, उस पर फॉस्फोरस मौजूद होगा, ठीक है। बायोस्फेयर जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, वहां पे पत्थर होगा, तो फिर वहां पर भी फॉस्फोरस एक मिल सकता है, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये फॉस्फोरस साइकिल ईवीएस में क्यों पढ़ा जाता है, क्यों? उसका जवाब आपको यहां मिल जाएगा, डीएनए एंड आरएनए, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ डीएनए आरएनए। ये फॉस्फोरस ये इंपॉर्टेंस रखता है, फॉस्फेट ग्रुप बनता है, डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप से बना जाता है। प्लस और देखिए, एटीपी
एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। आप बचपन में कभी माइटोकॉन्ड्रिया तो पढ़े होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो किस फॉर्म में रहता है? एटीपी के फॉर्म में रहता है। एटीपी भैया है क्या? फॉस्फोरस ही तो है। अच्छा, और दांत और हड्डी, कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस ही भी है, फॉस्फोरस ही है बल्कि, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस हमारे डीएनए में, आरएनए में, हड्डी में, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट में हमको फॉस्फोरस देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब फॉस्फोरस साइकिल स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट कैसे होता है देख लीजिए। ये एक बड़ा ही स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? वेरियस वेदर प्रोसेस। वेदर अभी समझाएंगे कि ये कौन सा वेदर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इससे क्या होगा? वेदरिंग से फॉस्फोरस निकलेगा। कहां से? रॉक से सॉइल में जाएगा। ये फॉस्फोरस इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। सॉइल में ये अब्सॉर्ब होगा, जो कि बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये यूज किया जाएगा। तो आइए इसका स्टेप देखते हैं कि फॉस्फोरस कैसे हमारे पास पहुंचता है। पहला स्टेप वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या हो गया? सपोज ये पत्थर है, ये पत्थर है। अब इस पत्थर में हो सकता है बायोलॉजिकल प्रोसेस हो सकता है केमिकल कुछ प्रोसेस हो, ठीक है। क्या होगा इससे? इस पत्थर का खड़े खड़े टूट जाना, उसको बोलते हैं वेदरिंग। फिर से सुनिए, इस पत्थर का खड़े खड़े टूट जाना। टूटेगा भी कैसे टूटेगा इसको समझिएगा। अगर मान के चलिए कोई बैक्टीरिया वगैरह वहां पे उस पत्थर के कोई क्रैक्स में हल्का सा घुसा और वहां पे कोई प्लांट जन्म ले लिया, ठीक है, प्लांट का ग्रोथ हुआ। अब प्लांट का जब ग्रोथ होगा, उसको रूट्स थोड़ा फैलेगा नीचे तक, तो क्रैक्स और बढ़ेगा। तो टूटा है ना, टूट गया, उसको बोले कि हम वेदरिंग। वो टूट के एक टुकड़ा गिरा, उस टुकड़े में फॉस्फोरस हो सकता है। केमिकल प्रोसेस, बारिश अगर होगी तो एक पत्थर में क्या पूरा फॉस्फोरस का पत्थर होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत सारा कंपोनेंट होगा, तो बारिश होगी तो केमिकल रिएक्शन होगा। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होगा? कुछ मिनरल्स जो है ना, वो हो सकता है कि डिसॉल्व होने वाला हो, तो उसके वजह से वो क्रैक्स पैदा हो जाए। हो सकता है ठंडी वाली जगह में, विंटर वाली जगह में कुछ क्रैक्स अगर होगा, उसमें बर्फ वगैरह जम जाए, फ्रॉस्ट हो जाए, फिर पिघले, तो फिर देखें कि उसको और क्रैक्स बन जाए। तो ये खड़े खड़े पत्थर जो टूटता है ना, इसको बोलते हैं वेदरिंग। और ये टूटने के बाद बारिश उसको बहा के ले जाए, विंड उसको अगर पूरा उड़ा करके ले जाए, तो इसको कहेंगे इरोजन। पानी खास तौर से बहा के ले जाता है, इसको बोलते हैं इरोजन। तो फॉस्फोरस का जो पहला स्टेप है वो वेदरिंग से होता है। ये बात हल्के में मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जो यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। अच्छा, वेदरिंग होगा तो देख लीजिए, वेदरिंग हो रहा है हमारा, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ रेन, बारिश से भी हो रहा है, और साथ ही साथ एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया से भी हो रहा है। और जब टूटेगा ना, तो फॉस्फोरस रिलीज होकर के सॉइल में जाएगा। अच्छा, ये फॉस्फोरस माउंटेन्स और स्लोप से भी नीचे पानी के जरिए उतर जाता है। किसी स्ट्रीम्स और रिवर से ओशन तक पहुंच जाता है, डिपॉजिट बना देता है, बेस में बना देता है, ठीक है। नेचुरल लैंडफॉर्म जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्केनोज भी फॉस्फोरस रिलीज करता है, याद रखिएगा इस चीज को। और हम देखेंगे ये फॉस्फोरस ये पूरी चीज देख लीजिए। और ये एग्जाम यूपीएससी 2021 में ये सवाल पूछा गया था कि इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स। क्या सवाल है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एंटर द साइकिल। ये सवाल आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। ये आप पॉज करके आप आराम से इस चीज को देख सकते हैं कि फॉस्फोरस का मामला कैसा चल रहा है। देखिए, बारिश हो रही है, वेदरिंग हो रहा है, वेदरिंग होकर के फॉस्फोरस यहाँ पे निकल जा रहा है। कुछ फॉस्फोरस जो है टेरेस्ट्रियल में भी आता है, जो खेती फर्टिलाइजर भी बनता है फॉस्फोरस, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये सब हो रहा है, प्लस प्लांट भी जब इसमें आ रहा है ना, प्लांट अब्जॉर्व कर रहा है, प्लांट को फिर एनिमल्स खा रहा है, तो ये इस तरीके से ब्लॉक भी हो जाता है, सेडिमेंट में ये ब्लॉक भी हो जाता है, ठीक है। खैर, फाइनली ये चीज़ आप देखिएगा, इसको रोक करके आराम से इसको देख लीजिएगा इसको, और इसका आंसर जरूर दीजिएगा फॉस्फोरस साइकिल के अंदर कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, ये था कुछ फॉस्फोरस के बारे में। जो मैंने बोला अभी वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उस चीज़ को देख लीजिएगा कि कैसे फूड चेन में भी फॉस्फोरस पूरा एंट्री कर जाता है। देखिए, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो है सॉइल में कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स, मतलब चला आता है, और
और जहाँ पे फॉस्फोरस की कमी होती है ना, अभी मैंने बताया कि फर्टिलाइज़र में NPK यूज़ होता है हमारा, ठीक है। तो मान के चलिए किसी सॉइल में अगर फॉस्फोरस की कमी है तो वहाँ पे फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज खुल जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके से यूज़ होता है ये। अब ये सब प्लांट जहाँ पे फॉस्फोरस दिया जाता है, ईटन बाय द हर्बीवोरस, ठीक है, जो विच आर फर्दर ईटन बाय कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, यानी ये पास ऑन हो रहा है हमारे पास। एक्वाटिक में भी सेम चीज़ है, ऐसे ही करके फॉस्फोरस DNA वगैरह में काम कर रहा है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स बनाने में काम कर रहा है, हड्डी बनाने में काम कर रहा है, ये फॉस्फोरस का ये पूरा चीज़ अपनी जगह पे है। चलो अब सल्फर साइकिल को तो मैं आपको सीधा सीधी बोलूँगा, चार्ट दिखा देता हूँ मैं, उसके बाद ये चीज़ आराम से पढ़ लीजिएगा। सल्फर साइकिल क्या है देख लीजिए। सल्फर एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में है। अब ये प्रेसिपिटेशन बारिश के जरिए एसिड रेन पैदा कर रहा है। एसिड रेन को मैं समझा दूं आपको, एसिड रेन किसको कहते हैं? जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एसिड रेन किसको कहते हैं इसको समझ लीजिए पहले। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये जब मिलेगा ना तो हमको एसिड रेन बनेगा। अब कैसे बन जाएगा उसको भी देख लेते हैं, पहले इसको समझिए। प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ये भी वेदरिंग हो रहा है, ये इसका भी वेदरिंग हो रहा है, लेकिन ये मेन सोर्स इसका वेदरिंग नहीं, याद रखिएगा, ये क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी मौजूद है, ठीक है। खैर वेदरिंग ऑफ द रॉक्स हो रहा है, प्लस ये देखेंगे कुछ टेरिटरी में आएगा, ठीक है, कुछ पानी में आएगा, आकर क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा, फिर सल्फाइड बन के इस सेडिमेंट्स में रहेगा, ठीक है। प्लस इस सेडिमेंट्स में प्लांट्स डिके के साथ साथ ये भी सल्फाइड वगैरह भी रहेगा। ये फॉसिल फ्यूल्स बनेगा, और ये फॉसिल फ्यूल्स जो है हम देखेंगे कि स्मेल्टिंग और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वाले इंडस्ट्रीज में चलेगा, यानी कारखाना वगैरह जब जलता है ना, चिमनी विमनी वगैरह बहुत सारा कुछ बनता है ना, तो वहाँ पे धुआं निकलता है, तो वापस से देखेंगे सल्फर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, जो टेरिटरी वगैरह में है, ठीक है, सरफेस में एब्जॉर्ब होगा, सरफेस में जब एब्जॉर्ब होगा ना तो देखेंगे सल्फेट फर्टिलाइजर फॉर्म में है, फर्टिलाइजिंग फॉर्म में है। इसको प्लांट लेगा, इसको एनिमल्स फिर डेड डीके होगा, ठीक है, फिर वापस से ज़मीन में आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना, पूरा सल्फर साइकिल आपको चलता हुआ दिखेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ब्यूटी पार्लर में जो हेयर सेटिंग्स वगैरह होता है उसमें कौन सा कंपोनेंट होता है? ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। सल्फर का ये यूज है, ठीक है। प्लस एसिड रेन, याद रखिएगा, एसिड रेन इज नॉट गुड फॉर इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि ये पोल्यूट करता है पूरा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब मिलता है और उसकी बारिश होती है तो वो एसिड रेन पैदा करता है। तो ये कुछ है सल्फर साइकिल, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। प्लस ये पूरा का पूरा आपको लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने समझाया है वही लिखा हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हैं। बस आपको सबका यूजेज पता समझना है कि ये सल्फर कहाँ से निकल रहा है आपको, ठीक है। चलिए, पहला स्टेप ही है, सल्फर इज रिलीज्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। सल्फर एयर से कन्वर्ट होकर के सल्फेट्स बन जाता है। सल्फेट्स को प्लांट्स और माइक्रोब्स वगैरह सब लेते हैं, इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये ऑर्गेनिक फॉर्म जो है कंज्यूम करते हैं एनिमल्स वगैरह थ्रू देयर फूड, और सल्फर इस तरीके से फूड चेन में चला जाता है। जब एनिमल डेथ करता है तो ये सल्फर रिलीज्ड बाय डिकम्पोजिशन, सल्फर भी रिलीज होता है, याद रखिएगा। वाइल सम एंटर द टिश्यूज ऑफ माइक्रोब्स, कुछ अंदर में चला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, देयर आर सेवरल नेचुरल सोर्सेज, ये याद रखिएगा। वोल्केनिक इरप्शन से सल्फर निकलता है, एवापोरेशन से सल्फर निकलता है, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से सल्फर निकलता है, खासतौर से कहाँ पे, इन स्वैम्प्ड एरिया में, दलदली इलाका में, ठीक है। और दैट रिलीज सल्फर डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और यही सल्फर फिर वापस से रेनफॉल की शक्ल में हमको गिरता हुआ दिखता हुआ मिलेगा। ये है साइकिल, सल्फर साइकिल, ठीक है। चलिए, अब ये टेक्निकली मैं बोलूँ, ये काम का बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ बैक्टीरियाज वगैरह दिया हुआ है, लेकिन जो सल्फर साइकिल मैंने समझाया अभी वो सिर्फ याद रखिएगा। प्लस ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सल्फर कहाँ से निकल रहा है, ठीक है। अब मैं कुछ बात करूँगा क्वेश्चंस के बारे में कि अब तक जो हम लोग पढ़े हैं, आप पॉज करें, इसको पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। ये सारा यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है,
ठीक है, आप देखिए जो अब तक हम लोग पढ़े हैं, जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आप इसको पॉज करके आंसर जरूर दें। प्लस सर्वाइविंग ऑन ए सरफेस विदाउट सॉइल, कौन सा इसमें ऑर्गेनिज्म जो है जो बिना सॉइल के सर्वाइव कर रहा है। प्लस इसमें से कौन सा डेट्रिटिवोरस है। अच्छा, और क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन आप पॉज करके देख लीजिए, मैं सब यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं हट जा रहा हूं, पॉज करके आंसर दीजिएगा, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका आंसर बताऊंगा। ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये ग्रासलैंड अभी नहीं पढ़ा हूं मैं, अभी नहीं पढ़ाया हूं मैं, लेकिन फिर भी आंसर देना चाहे तो दे सकते हैं, बाकी सब आपको मिलेगा। देखिए, फोटोसिंथेसिस से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है, चलिए, अभी जो मैं बात कर रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ, इसमें से कौन सा फीचर्स जो है, इवेंट है जो कार्बन साइकिल को कार्बन ऐड कर रहा है। देख लीजिए, वोल्केनिक एक्शन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, याद कीजिएगा क्लास, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इकोसिस्टम क्या है वो पूछा गया है। इसमें से कौन सा हाइबरनेशन करता है, ये यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, और इसमें से कौन सा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है ओशन के फूड चेन में, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, चलिए, ये कुछ क्वेश्चन था अब तक जो भी पढ़े हम लोग उससे रिलेटेड है। तब तक के लिए आप वेट कीजिए अगले लेक्चर का और इसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अगर ये सॉल्व नहीं भी होता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताने के साथ अपना नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन से होगा, वो हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।